चलिए सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल सकते हैं और अपन लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3 नंबर 4 नंबर के जो क्वेश्चंस थे अपने पास, उसमें से हमने डेरिवेशंस कवर कर लिए हैं। डेरिवेशंस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के टाइप बचा हुआ है वो बचा है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जो 3 नंबर और 4 नंबर में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो हमने आपको करा दिए थे। डेरिवेशंस थे तो वो हो गए थे कवर। इस चैप्टर से क्या आ सकता है आपके लिए 3 नंबर और 4 नंबर में, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर और 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है रजिस्ट 3 नंबर में आ सकता है रेजिस्टेंस वर्सेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने लेवल पे तैयार कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में भी यही क्वेश्चन आता है। ये अपने लेवल पे आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात बताइए, आप लोग सभी सभी को वॉइस आ रही है हमारी? यस सर। यहाँ से देखिए यूनिट नंबर आइए 3 सर। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ से आपके लिए 3 नंबर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं आपको। ठीक है, 2 नंबर में कराए थे, 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकते हैं। तो इस चैप्टर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद है यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से जो हमारे पास 3 नंबर में क्वेश्चंस आ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वो क्या हो सकते हैं? यहाँ से हमारे लिए 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चंस हो सकते हैं एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही कहलाएंगे, डेरिवेशंस नहीं है ये। तो एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर हम लोग देखने जा रहे हैं। आदित्य, ये जो आप कर रहे हैं ना इस टाइप से, ये मत कीजिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को। तो हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर। यस सर। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर देखा है कभी? कैसे कैसा होता है ट्रांसफॉर्मर? अगर इसको फील करना है तो आप लोग ये वीडियो देखिए। यहाँ पर ये इस तरह से होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर। बेट जो अपनी डीपी होती है ना, उसी को ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। अंदर से स्ट्रक्चर देखना इसका, अंदर से किस तरीके से होता है ये। इस टाइप से अंदर से ये होता है। यहाँ पे 2 कॉइल्स लगाते हैं हम लोग, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर हमारे पास है, रेक्टेंगुलर शीट हमारे पास, मतलब इसी को हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर बोल रहे हैं। यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेकंड में जनरेट हो जाएगा। ये इसकी अगर डायरेक्शन निकालनी करंट की तो आप लोग राइट हैंड रूल लगा सकते हो, तो उससे आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। देख लीजिए इस टाइप से होता है अंदर का फंक्शन। अब आपको समझाते हैं डायग्राम आपको कैसे बनाना है एग्जाम में। डायग्राम आपको बनाना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर शीट बना दोगे, सॉफ्ट आयरन कोर बना दोगे। इसके बाद यहाँ पे लगाओगे अपनी प्राइमरी कोयल, इधर लगा दोगे आप लोग सेकेंडरी कोयल। ध्यान रखना कभी भी अगर आप लोग यहाँ पे टर्न ज्यादा बनाते हो, यहाँ पे कम बनाते हो, तो इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन कि यहाँ से अब डाउन हो गया, डाउन हो गया। अगर यहाँ पे कम बनाते हो, यहाँ पे ज्यादा बनाते हो, तो ये हमारे पास होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आई बात समझ में? इसके अलावा इसको बोलते हैं लेमिनेटेड कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, या फिर सेकेंडरी कोयल प्राइमरी कोयल आप लोग बोल सकते हो। बस यही डायग्राम में, और कुछ भी नहीं है। सिंपल सा डायग्राम है। फिर आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्या है इसका। तो प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे हमने पूरा लिखा हुआ है। ये देखिए, द ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। Its working is based on the principle of mutual induction.
इसकी जो वर्किंग है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल इज चेंज देन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन द कॉइल केप्ट नियर बाय। तो मतलब एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो सेकंड वाली जो कॉइल होगी उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जो उसके पास में रखी हुई कॉइल है उसमें। तो आपको एग्जाम में ये लिख के आना है। सबसे पहले बताना कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो बोलोगे म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो आपको लिखना है, लिख के आना है प्रिंसिपल में। फिर कंस्ट्रक्शन में आपको तीन चीजें लिखनी है। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लिखना है, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये तीन पॉइंट बस याद रख लो। बाकी अंदर की जो चीजें हैं वो इतनी मैटर नहीं करती है, आप लोग सभी समझदार हैं। प्राइमरी कॉइल क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, और लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर क्या आपने देखा था। तो जो रेक्टेंगुलर शीट थी उसको लेमिनेट कोर बोल दिया, प्राइमरी कॉइल जो थी वो स्टार्टिंग में थी, और सेकेंडरी कॉइल जो थी वो हमने क्या देखा था जिसमें हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स थी। अब प्राइमरी कॉइल में अगर टर्न ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे तो उसे बोलेंगे स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर पहली वाली में कम दूसरी वाली में ज्यादा हो तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बस ये चीजें हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ये थ्योरी यहाँ पे हमने लिखी हुई है सेम। ओके। इसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आपको पता ही है स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। ठीक है। अगर अगर वोल्टेज स्टेप अप की बात करें, अप वाला, तो उसमें क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा। और स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा। अगर प्राइमरी का ज्यादा है मतलब सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा, कि सेकेंडरी में करंट ज्यादा बनेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसमें यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। आई बात समझ में? ये होता है। अब आती है वर्किंग की बात। तो वर्किंग जो आपको हमने वहां पर दिखाई थी, उसी के बेसिस पे जो हमने वीडियो देखा था ना, उसमें क्या हो रहा था वर्किंग में, कि पहली कोई है, वहां पे करंट जनरेट हो रहा है, उसके जैसे सेकेंडरी कॉइल में जनरेट हो जाता है। वही आपको वर्किंग में यहाँ पे लिखना है। ठीक है। बाकी यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब यहाँ से कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो जरा देखिए। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल लिखना है। ये दो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डायग्राम, दूसरा प्रिंसिपल। ठीक है। अगर आपसे वो पूछें तो वो पूछेंगे एनी टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे ये एनी टू रीजन ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, कि एनर्जी लॉस कैसे होता है ट्रांसफार्मर में। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लेवल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एनी टू रीजन ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ये तीन पॉइंट है हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बट ये बहुत कम चांस है कि ये आता है ना। और थोड़ा सा ये इनके कंपेयर में ये थियोरेटिकल ना होते हुए थोड़ा डेरिवेटिव टाइप का है। बताएंगे आपको कैसे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकाल सकते हो, बट आपको बता रहे हैं कि ये जो तीन पॉइंट है इनको प्रॉपर तैयार तैयार करके आप लोग जाइएगा। ज्यादा फोकस इन तीन पॉइंट पे कीजिएगा, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेरेटिवली। चलो, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको फटाफट देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए, प्रिंसिपल बता दिया, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पूछा तो कंस्ट्रक्शन लिख देना। ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर बता दिया, वर्किंग बता दी, वर्किंग में तो वही चीज़ें आपको लिखनी है म्यूचुअल इंडक्शन वाली। फिर आता है हमारे पास फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। एक और बात आपको बता दें, क्लास नंबर 2 में जब आपको 2 नंबर के हम क्वेश्चंस करा रहे थे, वहां पे हमने ये जो था एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर वो करा दिया था, याद है? कॉपर लॉस, नॉइस लॉस, उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लीकेज आया था वो लॉस था, एडी करंट का लॉस था। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, कोई दो पॉइंट आपको याद करने हैं। फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी पे आप लोग ज्यादा फोकस ना करें। आप लोग यहाँ पे आइए। फराडेस लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं वीपी इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डिफाई बाई डी टी। कितने टर्न यहाँ पे बनेंगे उसके हिसाब से हमारे पास वीपी बनेगा। तो ये प्राइमरी कॉइल का बना। अब सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, फ्लक्स सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे वी एस और यहाँ पे क्या जाएगा, एन एस आ जाएगा। कितने टर्न्स यहाँ पर है वो हमने लिख दिया एन एस। ठीक है। अब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, पहली इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एन एस बचेगा, यहाँ पे एन पी बचेगा, बाकी डिफाई डिफाई दोनों में था, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हम एक रेशो निकाल रहे हैं, रेशो ऐसे तो निकालते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने से। तो हमारे पास क्या आया, ये आया वी एस बाई वी पी, एन एस बाई एन पी, एन एस बाई एन पी।
अब हम लोग जानते हैं इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना हमारे पास इनपुट है उतना ही हमारे पास आउटपुट आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे लीकेज होगा, बट हम एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि अगर आइडियल कंडीशन लेके चले, आइडियल कंडीशन में जितना हमारे पास इनपुट है उतना ही हमारे पास आउटपुट आएगा। जितना यहाँ पे करंट है उतना ही करंट सामने वाले के पास वो ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे में इनपुट पावर में क्या आता है, पावर क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट होता है हमारे पास। तो ये वोल्टेज इसका, ये करंट इसका, वोल्टेज इसका करंट। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के अपॉन में चीजें लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा VS है, इसके अपॉन में VP आ जाएगा, IP के अपॉन में IS आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग सभी, यहाँ पर VS VP है, और अभी जो इक्वेशन हमने निकाली थी VS VP, इसके हिसाब से VS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। VP जो होगा वो NP के ऊपर डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यही चीज है कि VS आप बोल सकते हैं VS बाई VP इजिकल्स टू IP बाई IS। मतलब जितना VS होगा उतना कम हमारे पास IS बनेगा, जितना ज्यादा VP होगा उतना ज्यादा हमारे जितना कम हमारे पास VP होगा उतना ज्यादा IP बनेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। NS और NP, NS और NP क्या है, टर्न से भैया हमारे पास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। इनको हम लोग एक साथ बोल सकते हैं K। और K हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है। तो अगर आप लोग ऐसा ना करते हुए डायरेक्ट याद करना चाहें तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछे तो आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि VS बाई VP इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS, NS बाई NP इज इक्वल्स टू K। ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी लॉस की यहाँ पे कारण लिखे हुए हैं, कॉपर लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में लीकेज हो जाता है, ठीक है, हमिंग लॉस होता है। और क्या हो सकता है, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस, हमिंग लॉस, एडी लॉस, एडी करंट लॉस, आयरन लॉस जिसको बोलते हैं। चलो अब बात करते हैं ऑप्टिक्स में, जो हमारे पास 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं जो डेरिवेशन टाइप के नहीं होते हैं। डेरिवेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं 3 नंबर 4 नंबर में आ जाते हैं, तो हमारे लिए इजी पड़ जाते हैं लिखना हमको। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना। इसके बाद ये एक डेरिवेशन है, ये भी आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जो 3 नंबर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो हमारे पास है हाइजेंस। हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हाइजेंस प्रिंसिपल यहाँ पर भी आ जाएगा, हाइजेंस प्रिंसिपल ये 3 नंबर 4 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 3 नंबर और 4 नंबर में। स्टार्ट करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल, ये 4 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जरा ध्यान से देखना आप लोग सभी। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि हाइजेंस प्रिंसिपल होता क्या है। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है, यहाँ पे पढ़िए आप लोग। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, Huygens principle tells how a wavefront propagates through a medium. According to this principle, each point on a wavefront is a source of secondary wave, which add up to give a wavefront. एक एक लाइन का मतलब आपको समझाएंगे क्या हुआ है, और आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। सबसे इजी डेफिनेशन यही है। ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम। वेव मतलब जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि मान लीजिए हमारे पास एक वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट और वेवलेट में क्या अंतर होता है वो समझ लो। वेवलेट एक पॉइंट को बोलते हैं और वेव फ्रंट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। मतलब ये हो गया हमारे पास वेव फ्रंट, और ये जो इसके ऊपर पॉइंट बने हैं इसको बोलते हैं वेवलेट। वेवलेट और वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट है, हमारा जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसकी तरह काम करेंगे, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करेंगे। मतलब आप चाहें तो इस पॉइंट से एक और वेव फ्रंट बना सकते हो इस तरीके से।
तो हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह काम करता है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट को जनरेट कर सकता है। आई बात समझ में, कितनी बड़ी चीज उन्होंने बताई थी कि अगर आप लोग एक वेव फ्रंट बनाते हो, आपने देखा होगा ना जैसे पानी होता है, हम लोग ग्लास बाल्टी में पानी लेते हैं, उसमें अगर एक कंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो क्या होता है, जो वेव्स होती है, वेव्स इस तरीके से चलती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो सबसे पहले एक वेव जनरेट हुई, उसके ऊपर पॉइंट्स थे, उस पॉइंट ने क्या किया, सेकेंडरी वेव फ्रंट को जनरेट किया, उसके बाद सेकेंडरी वेव फ्रंट ने उसके सेकेंडरी वेव फ्रंट को जनरेट किया। ऐसी कहानी चलती है। ये किसने बताया हमें, ये बताया हाइजेंस ने। तो हाइजेंस ने यही बात हमें बताई थी। डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक सोर्स बना लो, मान लीजिए हमारे पास ये सोर्स है हमारे पास, ये वेव बनी। अब इस वेव के ऊपर एक पॉइंट बना लो यहाँ पे, ये इस पॉइंट से हमने क्या बोला, इस पॉइंट के अनुसार हमारे पास एक और वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से, हर एक पॉइंट अब तक क्या काम करेगा, वेव फ्रंट की तरह काम करेगा। तो ये डायग्राम आपको बना के आना है, ठीक है, इस तरीके से। ये अपना डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे। हाइजेंस का प्रिंसिपल लिख दोगे, फिर आते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें लिखने पड़ते हैं। क्या अजम्पशन, क्या प्रिंसिपल, क्या पॉइंट्स हैं इसके, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमें बताया जाता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लिखने ही होते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारे पास, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करता है, एक नए डिस्टरबेंस को क्रिएट करने के लिए काम करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, या फिर वेवलेट्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव्स बोलेंगे या फिर सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। आई बात समझ में, ये हो गई हमारे पास। सेकेंड पॉइंट में बोला जाता है द सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। द सेकेंडरी वेवलेट, जो हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट होगा, अब ये वो क्या होगा, वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम, वो स्प्रेड आउट होगा सभी डायरेक्शन में, मतलब सभी डायरेक्शन में वो फैलेगा। इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, तो प्रोपोगेशन उसका सारी डायरेक्शंस में होगा, एक पॉइंट का सारी डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा। ये हमें सेकंड पॉइंट में बताया जाता है। तीसरा पॉइंट हमें क्या बोला जा रहा है, तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है द न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इनवेलप टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट ऑफ दैट टाइम। मतलब ये कि एक जो से हमारे पास वेव फ्रंट होगा, उसके ऊपर अगर आपको निकालना है कि ये किस तरीके से प्रोपोगेट होगा, तो आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट बोले तो इस तरीके से, ये 90 डिग्री का टेंजेंट, तो यहाँ सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। द न्यू वेव फ्रंट इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलप। तो अब जो जाने वाला वेवलेट है, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, टेंजेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि इसकी क्या डायरेक्शन होने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास बताया जाता है तीसरे पॉइंट में। ये टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन में फॉरवर्ड होने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो किस तरीके से होगा। तो इसकी जानकारी आपको मिलती है टेंजेंट बनाने से। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। ये इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोहेरेंट सोर्स का। कोहेरेंट सोर्स का, ये भी हमारे लिए 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है, इसको एक काम करते हैं, आपको यहाँ से समझाते हैं, क्योंकि वहां पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है इस क्वेश्चन को करने की। ये देखिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। द सोर्स ऑफ लाइट विच emit continuous light wave of same wavelength, same frequency in same phase, same wavelength, same frequency and same phase। अगर हमारे पास एक सोर्स है, उसके द्वारा दो दो सब सोर्सेज हमारे पास बन रहे हैं, तो दोनों सब सोर्सेज अगर वो लाइट इमिट करेंगे, तो उनको, जो सोर्सेज हैं, उनको हम लोग दोनों सोर्सेज को क्या बोल सकते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज बोल सकते हैं। अगर दोनों सोर्सेज किस तरीके की लाइट इमिट करें, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की और सेम फेज डिफरेंस की, अगर इस टाइप की वो लाइट को
लाइट को बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, रेडिएशन। अगर इस टाइप की रेडिएशन को वो इमिट करें जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम होंगे, तो हम बोल सकते हैं ये कोहेरेंट सोर्सेस हैं हमारे पास। तो हमारे पास दो सोर्सेज हैं। अब दोनों सोर्सेज मान लीजिए सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, बट फेज डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं? तो आप बोलोगे नहीं भैया, कोहेरेंट सोर्स उन्हीं को बोलेंगे जिनके पास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम होगा। यहाँ पे हमने दो बार लिख दिया है तो एक बार काट दीजिएगा। सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज डिफरेंस के साथ वो लोग क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बताते हैं। क्या करो आप लोग अपनी टॉर्च लो, बैटरी लो मोबाइल की या फिर किसी की भी, टॉर्च अपन ने ली। अब ये टॉर्च जो होगी, इसको आप लोग यहाँ पे एक शीट लो इस तरीके से, जिसमें एक छोटा सा होल होगा, दो छोटे से होल होंगे बहुत पतले पतले से। तो क्या होगा, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई। अब एक काम करो, किसी तीसरे पर्सन को बुला के लाओ, उससे बोलो कि तू यहाँ पे खड़, यहाँ पे दीवार है, दीवार में दो छेद है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सामने दीवार है, उसको यहाँ पे कोई खड़ा रहा है, उसको देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो वेव है यहाँ पे प्रोपोगेट करेगी, यहाँ पे प्रोपोगेट करेगी, यहाँ पे हिट बैक होगी। तो ऐसे में इस बंदे को क्या लगेगा कि यार ये जो वेव्स हैं, ये जो हमारे पास लाइट्स आ रही है, ये लाइट्स दोनों अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं। उसको ये नहीं पता कि पीछे एक ही सोर्स है, उसको लगा कि दो सोर्सेज पीछे रखे हुए हैं। बट उससे अगर आप पूछोगे कि यहाँ पे आपको क्या सिमिलरिटीज दिखी, तो अगर वो फिजिक्स का अच्छा ज्ञाता होगा, साइंटिस्ट होगा, तो वो बोल देगा कि भैया यहाँ पे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस ये तीनों सेम हैं, ये तीनों सेम है। अब यहाँ पे हो सकता है कि अलग अलग सोर्सेज भी रखे हो, बट अगर हम लोग बात करें कोहेरेंट सोर्सेज की, तो कोहेरेंट सोर्सेज का पीछे अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो सोर्स एक ही होता है, एक ही सोर्स से निकलते हैं, बट वो ऐसे हमें दिखाते हैं कि दो अलग अलग सोर्सेज हैं। आई बात समझ में? ये चीज होती है। कंडीशंस देख लो क्या क्या होती है। तो जो बताई वो कंडीशंस तो हम लोग लिखेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स बाय सम डिवाइसेस। तो ये एक ही सिंगल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, एक सिंगल सोर्स होता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट, लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। तो ये जो दोनों सोर्स हमारे पास बने हुए हैं, इनको कौन सी लाइट देनी है आपको? वो लाइट देनी है जिनकी वेवलेंथ सेम हो, और वेवलेंथ जिनकी सेम होती है उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको इनको देनी है। तीसरा है, द पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है, ये भी बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके आप लोग ये कोहेरेंट सोर्सेज को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास एक सोर्स है और आपने पांच बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको कोहेरेंट सोर्सेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो अब आप लोग रेडी हो कैसे आपको लिखना है। चलिए, इसके बाद है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, और ये काफी बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ एग्जाम में। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। वेव वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है भैया, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जरा यहाँ पे देखिए। अच्छा, इंटरफेरेंस तो ऊपर निकल गया अपना। ये देखिए, इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन की कहानी। The redistribution of light energy take place as a result of superposition of light wave coming out from two coherent sources of light. This phenomena is called interference. इंटरफेरेंस क्या होता है, यहाँ पे देखिए। अभी जो हमने देखा कोहेरेंट सोर्सेस वाला एग्जांपल, वो इंटरफेरेंस का एग्जांपल ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थ्योरी हमने पूरी प्रॉपर लिखी हुई है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव कमिंग आउट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज है हमारे पास, दोनों कैसे कोहेरेंट है।
तो जब ये लोग यहाँ पे होंगे, टकराएंगे, यहाँ पे घर्षण होगा इनके बीच में, तो हमारे पास एक नया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे जब ये हिट बैक करेंगे और यहाँ पे जब ये रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो जो होगा, वो हमारे पास एक नया एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेव है, वो दूसरी वेव से टकराई, ये दो वेव से, तो हमारे पास एक नई वेव की तरह ये काम करेंगी। ठीक है, दो वेव्स हैं, दोनों आपस में टकराई, तो अब एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, जिसको हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ लाइट के फॉर्म में बताते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ लाइट अपने आप में एक नया फिनोमिना है, बट आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि हमारे पास मान लो दो वेव है, इसको बोल देते हैं वेव वन, इसको बोल देते हैं वेव टू। जब ये दोनों आपस में प्रोपोगेट करेगी सेम कोहेरेंट सोर्सेस के हिसाब से, तो हमारे पास एक नया रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बनेगा, जिसको हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं कि नई वेव बनेगी हमारे पास, रिजल्टेंट वेव, जो क्या होगी, इन दोनों का कलेक्शन होगी, या फिर इन दोनों का समीशन होगी। और कौन सा समीशन होगी? एल्जेब्रिक सम होगी। एल्जेब्रिक सम मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये यहाँ पे होता है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स जो होती है वो आपस में कैसी हो जाती है? सुपरपोजिशन के फॉर्म में हो जाती है, मतलब दोनों वेव्स आपस में जुड़ जाती है एल्जेब्रिक फॉर्म में। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेंडिंग ऑफ वेव्स होता है। जो वेव होती है वो बेंड हो जाती है। अब आप बोलोगे बेंड कैसे हो जाती है भैया? तो आपको वो वीडियो दिखाते हैं हम कैसे ये बेंड हो जाती है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। तो डिफ्लेक्शन समझना है तो आप लोग यहाँ पे देखिए। यहां से लाइट इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से यहाँ पे ये बेंड हो जाएगी लाइट। देखना, इसके जो शार्प कॉर्नर्स हैं, शार्प कॉर्नर्स, वहां पे लाइट जब पड़ेगी तो इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी, दिख रहा है आप सभी को। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, और यहाँ पे बनेगी फ्रिंजेस। इस टाइप की हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट फ्रिंजेस बनेगी, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। तो यहाँ पे ये हिट हुई, यहाँ पे ये हुआ, और सेम टू सेम यहाँ पे जाके ये हिट बैक कर गई, और यहाँ पे हमारे पास बनी फ्रिंजेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ना चाहें तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स सच दैट इज स्प्रेड आउट एंड इल्यूमिनेट द एरियाज वेयर अ शेडो इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो हमने आपको बोली है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिख देनी है अपने एग्जाम में। तो समझ में आया, फील आया किस तरीके से चीजें हो रही है? अब जरा यहाँ पर देख लो, दोनों में डिफरेंस हम लोग लिख देते हैं। इंटरफेरेंस जो होता है वो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट होता है, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड अराउंड द एजेस होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, यहाँ पे हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव इमिटेड फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन द सेम वेव फ्रंट, तो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन होती है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सिर्फ सेम वेव फ्रंट होना चाहिए। यहाँ पे सुपरपोजिशन मतलब यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस होती है, यहाँ पे अनइक्वल होती है। यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो इक्वल होगी, ब्लैक एंड व्हाइट की जो स्पेसिंग होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी, फ्रिंजेस जो बनेगी वो इक्वल साइज की बनेगी। यहाँ पे अनइक्वल रहेगी। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज ऑलमोस्ट सेम, तो जो इंटेंसिटी होगी ब्राइट फ्रिंजेस की, मतलब व्हाइट फ्रिंजेस की, वो यहाँ पे सेम होती है। सेम, ये यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे इंटेंसिटी फॉल्स रैपिडली फॉर हायर ऑर्डर, तो यहाँ पे फॉल होती जाती है, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे करके यहाँ पे चीजें होती है। यहाँ पे सभी सेम होती है, यहाँ पे कम होती जाती है ये फ्रिंजेस हमारी। इसके बाद आता है लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, यहाँ पे फ्रिंजेस तो बहुत सारी बनती है, लेकिन यहाँ पे फ्रिंजेस कम बनती है। यहाँ पे फ्रिंजेस ज्यादा बनती है, इसलिए वो इक्वली स्पेस्ड फ्रिंजेस होती है, यहाँ पे अनइक्वल होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन जो अपन ने इंपॉर्टेंट कर लिए, देख सकते हो यहाँ पे। अब आप लोग इनको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना अपने लेवल पे, तो आपका काम हो जाएगा।
देखो यहाँ पे इस तरह के फ्रिंजेस बनती है। वाइट फ्रिंजेस जरा देखो यहाँ पे सेम थोड़ी है कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा होता है। मतलब रैपिडली फॉल करती है। यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ से धीरे 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 कम होती जाएगी ये। तो ये चीजें थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। बस चैप्टर अब पूरा अपना फिजिक्स खत्म होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखो आप लोग। इतने में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसके सारे क्वेश्चंस। फिर हमारे पास आता है एटम एंड न्यूक्लियाई। यहाँ से हमारे लिए जो 3 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है? जो 2 नंबर में कराए थे वही 3 नंबर में आ सकता है। अब हमारे पास बचा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अभी तक हमने बिल्कुल भी क्या कुछ नहीं किया ज्यादा इसमें। सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, वो भी बहुत बेसिक सा था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 2 नंबर के हिसाब से। तो 3 नंबर के हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है। ये हमारे पास 3 नंबर में आ सकता है, ये 3 नंबर में आ सकता है, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, और ये हमारे पास 3 नंबर में आ सकता है। तो इसको हम लोग करेंगे। अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है 5 मिनट का। हमारे पास टाइम बचा हुआ है 5 मिनट का। तो देखते हैं 5 मिनट में हो पाता है नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है, वैसे नहीं हो पाएगा इतने सारे क्वेश्चंस तो आपको फिर से क्लास को ज्वाइन करना है। ओके। क्लास को आपको फिर से ज्वाइन करना है। और आज हम लोग फिजिक्स फिनिश कर लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल की बात हमने कल आपसे बता दी थी, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल तैयार करना है। वीडियोस हमने कल शेयर नहीं करे थे, बट आज पक्का वीडियो शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहां से आप लोग ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। हेलो सर। चलिए, तो लास्ट जो हेलो। चैप्टर है हमारे पास उसको हम ओपन कर लेते हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई। तो यहाँ से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्या है वो देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं उनको एक एक करके। यहाँ से हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, ये वाला फिफ्थ वाला। हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे चीज़ों को लेके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और फिर हम लोग देखेंगे साथ में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी एडुस्टेट ग्रुप में। एडुस्टेट का जो फिजिक्स कोर्स है उसमें ग्रुप चेक करना, वहां पे लिंक हमने प्रोवाइड कर रखी है। एडुस्टेट ऐप डाउनलोड करो। उसमें क्या करो, उसमें फिजिक्स का कोर्स है। एक सब होंगे पास सीरीज फिजिक्स कोर्स है, वहां पे चेक करना। वहां पे आपको मिल जाएगी लिंक। सब होंगे पास सीरीज फिजिक्स करके है कोर्स अपना। उसमें ग्रुप सेक्शन ओपन करना, ग्रुप सेक्शन में लिंक पड़ी हुई है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हमारे पास 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। इंट्रिंसिक उसे बोलता है सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर स्टेट। ऐसा ऐसा सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर स्टेट में होता है उसे बोलता है इंट्रिंसिक। जो प्योर कंडीशन में नहीं होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आया समझ में? प्योर और इम्प्योर का खेल है। प्योर और इम्प्योर का खेल है। प्योर होगा इंट्रिंसिक, इम्प्योर होगा एक्सट्रिंसिक। तो एक डिफरेंस तो आप लोग यहां से लिख ही सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखते हैं आगे। अब आप लोग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देख लो। तो जो जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर होता है, ये हमारे पास इम्प्योर होता है। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ होल्स। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास होल्स होते हैं। समझते हो क्या क्या चीजें हैं ये? होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, होल बचेगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यही चीज है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स की बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कम होती है। मतलब अगर आपने एक सेमीकंडक्टर लिया, एक वायर लिया सेमीकंडक्टर का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी अगर वो इंट्रिंसिक है, मतलब वो प्योर है। तो प्योर चीज जो होती है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। तो हम लोग एक्सटेंसिव क्यों बनाते हैं, इंप्योरिटी क्यों डालते हैं इसके अंदर, डोपिंग क्यों करते हैं? इंप्योरिटी इसलिए डालते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो हम लोग एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी कैसी कैसी होती है, हाई होती है। हम जब भी तो इंप्योरिटी डालते हैं उसके अंदर, नहीं तो हमें क्या मतलब,
उसमें इम्प्योरिटी डालने से हमें चाहिए क्या, कंडक्टिविटी चाहिए। तो आई बात समझ में, ये पॉइंट हो जाएगा। इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती है। इसी के बेसिस पे एक नया क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद टेम्परेचर इफेक्ट, डिपेंड ऑन टेम्परेचर्स ओनली। ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सिर्फ, ये टेम्परेचर के अलावा इम्प्योरिटी से भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की इम्प्योरिटी आप लोग ले रहे हो। तो कोई 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। 1 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखना, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने क्या डाल दी थी, इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी के बेसिस पे भी हमारे पास दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पॉसिबल है। मतलब अब हम लोग देखेंगे, एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे। इंट्रिंसिक जो था वो यहीं पर फिनिश हो गया। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, क्योंकि दो प्रकार की इंप्योरिटी देखी ना हमने, ट्राइवेलेंट एक पेंटावेलेंट, तो ये दो प्रकार हो गए। इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग देखेंगे। पी हमारे पास ट्राइवेलेंट और एन मतलब पेंटावेलेंट। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। आप लोग आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लेना फिर से। 1 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है, फिर हम। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे भैया यहाँ पे। हमने बात करी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की, अब बात कर लेते हैं एन टाइप और पी टाइप की। एन टाइप और पी टाइप किसके टाइप से हैं? तो आप बोलोगे एक्सट्रिंसिक के। एक्सट्रिंसिक के। तो पी टाइप और एन टाइप ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, हार्ड हार्ड कुछ भी नहीं है, इजी है सब कुछ। थ्योरी है ना भैया, थ्योरी तो इजी होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ फॉर्म ड्यू टू टॉपिंग ऑफ थ्री ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट, या फिर आप लोग बोल सकते हो यहाँ पे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट ग्रुप होते हैं, ट्राइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 होती है। जिनकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे बोरोन हो गया, ठीक है, बोरोन की वैलेंसी 3 होती है। एन टाइप जो होते हैं वो हमारे पास पेंटावेलेंट होते हैं, मतलब इनकी वैलेंसी 5 होती है। 5 वैलेंसी। अब 5 वैलेंसी नाइट्रोजन तो शो करता है, बट डायरेक्टली शो नहीं करता, इनडायरेक्टली वो शो करता है 5 वैलेंसी। तो नाइट्रोजन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। बोरोन हमारे पास 3 वैलेंसी शो करता है, नाइट्रोजन जो है वो 3 वैलेंसी भी शो करता है, 5 वैलेंसी भी शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट मानते हैं। तो नाइट्रोजन जो होगा हमारे पास, वो होगा यहाँ पे। अब देखना आप लोग, ये पॉइंट आप लोग लिख दोगे कि यार थर्ड ग्रुप, थर्ड थर्ड ग्रुप एलिमेंट होते हैं यहाँ पे। फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की डोपिंग होती है। डोपिंग मतलब वही इंप्योरिटी ऐड करना। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पे ट्राइवेलेंट सेमी, इसको ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। अब इनका नाम पी क्यों है, इसका नाम एन क्यों है, वो आपको समझ में यहाँ पे आएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिव टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, पॉजिटिव टाइप के होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टाइप के होते हैं। इस चीज से इसका नाम दिया गया। क्यों है पी टाइप, क्यों है एन टाइप, क्यों है पॉजिटिव, क्यों है नेगेटिव, ये देखिए। सेमीकंडक्टर टाइप, इट मींस इट्स डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा होती है, यहाँ पे होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और होल कम होंगे हमारे पास। ये चीजें यहाँ पे होती है। आई बात समझ में? तो शायद सेकंड पॉइंट हमारा यही बनेगा, अगला पॉइंट। इन एन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स। तो मेजोरिटी में कौन से होते हैं, होल होते हैं यहाँ पे। और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मेजोरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी में हमारे पास होल होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास हो गया। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, अ होल इंडिकेट अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, होल्स की संख्या कम होती है। बताओ, 3 4 पॉइंट तो एक जैसे निकल गए। कुछ भी नहीं है इसमें, सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर 4 नंबर में ही आ जाए तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। ये खत्म यहाँ पे। फिर आता है पी एन जंक्शन डायोड। ये क्वेश्चन कैसा है जरा देखो तो, अपने कितने क्वेश्चंस कर लिए वो देख लो एक बार। यहाँ पे हमने अभी जो किया है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लिया। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है वो देख लिया हमने। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो पीएन टाइप का कुछ आ रहा है। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, हाउ डज डायोड यूज्ड एज अ फॉरवर्ड बाइस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अलावा डिफाइन पीएन, पीएन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन पीएन जंक्शन डायोड विद सर्किट एज अ फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, सब सिमिलर क्वेश्चन ही हैं। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर भी आ जाता है डिफरेंस की फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एक साथ अपने 3 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे।
तो फिर से पूरा फोकस यहाँ पे ले आना, सिंपल चीजें हैं ये भी। A PN junction diode is an interface of a bound of or a boundary between two semiconductor material type, namely P type and N type। तो हम ये बोलते हैं पीएन जंक्शन क्या है, एक इंटरफेस है। एक इंटरफेस है या फिर एक बाउंड्री है, किस किस के बीच में, जो कि सेपरेट आउट करता है पी टाइप का मटेरियल और एन टाइप का मटेरियल। पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो यही बात बताई जा रही है कि अगर इन दोनों को सेपरेट आउट कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे और इस तरीके से एक इंटरफेस बना देंगे, तो ये जो हमारे पास सिस्टम बना हुआ है इसी को बोलेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो सबसे पहले ऐसा था, ये अपने पास एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने यहाँ पे सेपरेट आउट कर दिया दोनों को। इधर हमारे पास होल्स हो गए, मतलब हमारे पास पी टाइप का पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप मटेरियल है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट यहाँ पे होल्स की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा होंगे और होल्स कम होंगे। ऐसा है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे होल्स ही होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी होल्स है, यहाँ पर भी होल्स है। आई बात समझ में? ये होता है। अब बीच में एक लेयर बन रही है, दिख रही है यहाँ पे लेयर, ये लेयर बन रही है। लेयर में क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास होल्स हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास होल्स हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पे एक तरीके से लेयर बनेगी नेगेटिव 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 की, पॉजिटिव 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 की, कि यहाँ के नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव आपस में आएंगे और यहाँ पे इस लेयर में फिट आउट हो जाएंगे। और ये दोनों क्या करेंगे, ये डिप्लेशन लेयर को सिंक्रोनाइज करते जाएंगे। ये धीरे धीरे हमारे पास छोटी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी छोटी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की एक बैरियर बन जाएगा। और ये जो डिप्लेशन लेयर है ये छोटी होती जाएगी समय के साथ साथ, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर बोल दो, डिप्लेशन रीजन बोल दो। यहाँ पे आ जाओ। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड था। अब ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में आ गया तो खत्म कहानी यहाँ पे। ये हमारे पास है पी टाइप का, ये हमारे पास है एन टाइप का, ये हमारे पास लगी हुई है। अमित, ये जो आप कर रहे हैं ये ना कीजिए, ये स्क्रीन पे पूरा शो हो रहा है। आपको हम सभी को बार बार बोलते हैं कि ये मत करा करो, ये पूरी स्क्रीन पे शो होता है। वो जो एडिट का बटन आपको दिख रहा है वो सिर्फ हमारे लिए है, आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो कहाँ पर थे हम लोग, हम यहाँ पर थे कि यहाँ पे हमारे पास पी टाइप है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप, पी टाइप से आपने कनेक्ट कर दिया, एंड नेगेटिव टर्मिनल एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टाइप, देन इट इज अ फॉरवर्ड बाइजिंग। तो फॉरवर्ड बाइजिंग किसे बोलते हैं भैया, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें बोला जाता है फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। इट अपोज द बैरियर पोटेंशियल, थस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये जो है हमारे पास डिप्लेशन लेयर, ये अब छोटी होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। इधर से भी पॉजिटिव है, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करने से ये जो धीरे धीरे करके है, ये आपस में इधर आती जाएगी, खिसकती जाएगी। और ऐसे में ये जो बाउंड्री का साइज है हमारा, ये हमारे पास डिप्रेशन लेयर है, ये छोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ये इसको धक्का रहा है, ये इधर से धक्का रहा है। धक्काने से ये जो लेयर है अपनी, ये छोटी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी इसकी लेयर की विड्थ। इसके बाद है इफिशिएंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब सब चीज डिक्रीज हो जाएगी यार, सिंपल सी भाषा में बात करो तो यहाँ पे सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग समझ में आई, अब आती है रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में क्या होता है, नेगेटिव मतलब कि एन टाइप को आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। अगर आपने ऐसा कनेक्टिविटी कर दी तो आप देख सकते हो इसका साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये खींच रहा है अपनी तरफ। इसको क्या कर रहा है, ये खींच रहा है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव खींच रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज 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 हो जाएगा तीनों फैक्टर्स में। और यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, वही कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये रिवर्स बाइजिंग का हमारे पास एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर करने से पहले आपको बता देते हैं कितने क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसके अलावा फॉरवर्ड वाइजिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करने को आपसे बोला जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखो पीएन पीएन एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, सर्किट बना के फॉरवर्ड वाइजिंग बताओ, रिवर्स वाइजिंग बताओ, तो ये आप लोग कर लोगे। उसके अलावा और क्या है, फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग में अंतर क्या होता है, ये आप लोग अब कर लोगे। तो लगभग सारे क्वेश्चन अपने कवर हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन अपना बचा हुआ है जो कि है रेक्टिफायर वाला। बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। तो रेक्टिफायर देख लेते हैं फटाफट से। A rectifier is a device that convert an oscillating directional alternating current into a single direction current। तो ऐसे करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है अपना रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दो टाइप के हमारे पास रेक्टिफायर होते हैं। हमारे पास डीसी करंट होता है, सॉरी, हमारे पास एसी करंट होता है इनटू अ सिंगल डायरेक्शनल डीसी करंट। तो एसी को डीसी में ये कन्वर्ट कर देता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। एसी करंट समझते हो, ये होता है एसी करंट, ऐसी वेव्स बनती है एसी करंट की। और डीसी करंट की वेव्स नीचे नहीं बनती है, नीचे बनेगी या फिर ऊपर बनेगी, एक साइड ही बनती है डायरेक्शन में। तो वो होता है हमारे पास डीसी करंट। हमारे घरों में जो करंट आता है वो होता है एसी करंट, जो लाइट आती है हमारे घरों में वो एसी करंट होता है। और जो बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। कभी देखा है कि अपन ने सेल के हाथ लगा दिए, सेल को टच किया तो करंट लग गया हो? सेल वगैरह में अपन हाथ लगाते हैं, या फिर मोबाइल की बैटरी ले लो, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो डीसी करंट है, ये हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन अगर घर की लाइट को हाथ लगा देना, फिर देखना आप लोग कैसे झटके पड़ेंगे आपको, वो होता है हार्मफुल। ठीक है। तो ऐसी करंट जो होता है वो हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स बनती है, एक पॉजिटिव तो उसी के साथ साथ नेगेटिव भी बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल होता है ये। तो हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी करंट को डीसी कन्वर्ट करंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो पहला हमारे पास आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। Half wave rectifier transforms AC voltage to DC voltage. A half wave rectifier circuit uses only one diode for transformation। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें बताई गई है, यहाँ पे लिमिटेशन ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूज ओनली वन डायोड। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक डायोड यूज होता है, एक डायोड यूज होता है। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे एक डायोड हमने यूज किया है। A half-wave rectifier is defined as the type of rectifier that allow only one half cycle of an AC circuit voltage to pass while blocking the other half cycle। यहाँ पे हमसे ये बताया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक साइकिल को ये अलाउ करता है, दूसरी साइकिल को ये ब्लॉक कर देता है। ये जो है इसको आने दिया, ये जो है इसको इसने मना कर दिया, नहीं भाई तुमको नहीं आने देंगे। तो उसने बोला, ठीक है मत आने दो, तो स्पेस यहाँ पे खाली हो गई। यहाँ पे ये आया, इसको बोला हाँ ठीक है तुमको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे फायदा ये हुआ कि एसी डीसी में कन्वर्ट हो गया। नुकसान ये हुआ कि हमारे पास इतनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी, लेकिन इसने कितनी एनर्जी ली, सिर्फ ये हो रही है, इसका वेस्टेज हो गया। इसका क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, वेस्ट हो गई ये एनर्जी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बस बात यही है कि ये सिर्फ एक साइड को ही कन्वर्ट करता है, मतलब पॉजिटिव साइड ले तो पॉजिटिव साइड को लेगा, नेगेटिव साइड को ये लूज कर देगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे हमने डायोड कस दिया है इस तरीके से। यहाँ पे एक लोडर लगा दिया है जहां से आप लोग आउटपुट ले सकते हो, ये लो। यहाँ पे दो पॉइंट्स ले बना दिए हमने, यहाँ से आप लोग आउटपुट ले सकते हो डीसी में, डीसी करंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से ऐसी करंट पास किया, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ से डीसी मिल जाएगा आपको। तो ध्यान से देखो, यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट जनरेट होगा। अब करंट की डायरेक्शन पहले कैसी होगी, इस तरह से एसी करंट है, तो एक बार इस डायरेक्शन में एक बार इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा ये। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा करंट की डायरेक्शन ऐसी बनती है, इस तरीके से बनती है करंट की डायरेक्शन। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी हमारी, पहले ऐसी रहेगी, इस टाइप से रहेगी। तो यहाँ पे जब जाएगा ये, तो हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड होगा, तो ये इसको फॉरवर्ड कर देगा कि ठीक है आप जाओ, फॉरवर्ड बाइजिंग। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो डायरेक्शन ऐसी होती है, ऐसी, तो अब ये इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, तो ये क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया, नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा था
हमने बात की थी फॉरवर्ड वाइजिंग की, तो फॉरवर्ड वाइजिंग में पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव आया तो उसको तो जाने देगा, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो उसको वो अलाउ नहीं करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वन साइकिल बनेगी। तो हमारे पास जब एक डायोड होता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मतलब प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि नेगेटिव तो पूरा का पूरा रह जा रहा है, पॉजिटिव को ये कर रहा है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है परीक्षा में। ये इस तरीके से बनाना है कि एसी का सोर्स ये रहा, डीसी इस तरीके से बनाना है, ये डीसी रहा। इसके अलावा प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लिख देना है। ये चीज यहाँ पे होगी। अब आपको बताते हैं सेकेंड चीज जो कि हमारे पास है। ये हो गया हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, इतना ही है, बस इतना ही आपको हाफ वेव रेक्टिफायर देखना है। फिर आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फिर आता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। अभी हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा हैंग हो गया है, काम करते हैं। ठीक है, तो हाफ वेव समझ में आया, हाफ वेव कैसे काम करेगा, ये हाफ वेव का फंडा था पूरा का पूरा। अब फुल वेव में आपको कुछ नहीं करना है, जो दिक्कत आ रही थी नेगेटिव वाली, इसको तो रखेंगे अपन लोग। एक काम और कर देंगे, यहाँ पे एक और डायोड कस देंगे, इतने में अपना काम खत्म। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होगा, ये आप लोग वर्किंग पढ़ लेना, जो हमने आपको बताई है वर्किंग लिखी हुई है। बाकी बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों हमारे पास आएगी। कैसे आएगी वो आपको बताते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन को भी कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा। ये मान लो पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो है नेगेटिव, इसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो इसमें बिल्कुल भी एनर्जी लॉस हमारा नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमने डायोड कसा, एक डायोड हमने यहाँ पे कस दिया। तो पहले मान लो पॉजिटिव था, इधर पॉजिटिव बना, तो पॉजिटिव को ये अलाउ कर देगा, जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पे नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, तो ये अलाउ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, तो ये अलाउ कर देगा कि मैं वो मना कर रहा है, वो गेट बंद हुआ तो ये गेट से निकल जाएगा वो। तो हमने यहाँ पे दो गेट बना दिए, या फिर दो पीएन जंक्शन डायोड बना दिए, बस कहानी खत्म। इतना सा करना है। आई बात समझ में? अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की कहानी इजी हो जाती है। अगर पॉजिटिव होगा तब भी काम करेगा, नेगेटिव होगा तब भी काम करेगा। A full wave rectifier is defined as the rectifier that convert the complete cycle of alternating current into a pulsive DC. Unlike half wave rectifier utilize only half wave of input AC cycle, full wave rectifier utilize the full cycle. The lower efficiency of half wave rectifier can be overcome by the full wave rectifier. तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। चलो, ये हमारा हो गया फिनिश। अब आपको करना क्या है, आपने कंप्लीट फिजिक्स के जो 2 नंबर के क्वेश्चंस थे, 3 नंबर के क्वेश्चंस थे, 3 नंबर के बाद जो डेरिवेशंस थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, सब कुछ कवर कर लिया है। अब आपको करनी है अच्छी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव्स की, अच्छी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की। तो अभी 9 बजे से पहले पहले, अभी 8 बज रहे हैं हमारे पास, 9 बजे से पहले पहले आपको 2 वीडियोस 3 वीडियो शेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो शेयर करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 पार्ट 2, और न्यूमेरिकल का वीडियो शेयर कर देंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा फिनिश। आप लोग अब 80 to 85 के लिए रेडी हो चुके हो। अगर आप लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल कर लेते हो कंप्लीट, तो आप लोग 90 to 95 लेके आ सकते हो, 90 to 95% आप लोग स्कोर कर सकते हो। तो ये था इस क्लास में, और इसके साथ हमारी सारी क्लासेस अब होती है फिनिश। फिजिक्स की क्लासेस हमारी यहीं तक रखेंगे हम लोग। इसके अलावा अगर कोई नीड रहती है, अर्जेंट नीड रहती है, तो हम लोग एक और क्लास कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये क्लासेस हमारी यहीं पे फिनिश होती है। एग्जाम के बीच में जो गैप रहेगा उसमें हम लोग रिवीजन क्लासेस ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट के स्टेटस के ऊपर। चलिए, तो करते हैं हम लोग क्लास को एंड। थैंक यू एवरीवन।